बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वफाकी हुकूमत के बाद आज 3 सूबाई हुकूमतों ने भी अपने सूबाई बजट पेश कर दिए और ज़ाहिर बात है वफाकी हुकूमत और सूबाई बजट में से अवाम अपनी अपनी पसंद की खुशखबरियाँ तलाश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि दहशत गर्दी के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी हाल ही में जो ज़ियारत और कोयटा में वाक़यात पेश आए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात थे। इन वाक़यात से जिस जिस बेचैनी ने, जिस तशवीश ने, जिस अफसुर्दगी ने जन्म लिया है, वो अभी तक बरकरार है। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ इसहाक डार साहब ने वफाकी बजट पेश किया, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतें बजट पेश कर रही हैं, बड़े बड़े अहदाफ मुकर्रर किए जा रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है। लेकिन अगर ये दहशत गर्दी के वाक़यात ना रुके, अगर ये खुद कुछ हमले होते रहे, अगर इसी तरीके से ड्रोन हमले पाकिस्तान में होते रहे, तो फिर पाकिस्तान की मुईशत मुस्तहकम कैसे होगी? तो पाकिस्तान की मुईशत को चैलेंजेस का सामना है। कोयटा के वाक़यात हैं, कराची के वाक़यात हैं, पेशावर की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। तो ये तमाम जो मामलात हैं, ये किस तरीके से हल होंगे? और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अभी तक बहुत से सवालात के जवाब नहीं मिले लोगों को। बजट के हवाले से कुछ जवाब दिए गए हैं, लेकिन कुछ सवालात अभी तशना है, उनका जवाब लोग मांग रहे हैं। तो इसलिए हमने आज तकलीफ दी है जनाब इसहाक डार साहब को, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब। आपसे बात तो हमने करनी है बजट के हवाले से, लेकिन इस वक्त ये हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो परेशान है। वो ये सवाल कर रहा है कि इसहाक डार साहब ने बजट पेश किया, सूबाई हुकूमतें भी बजट पेश कर रही हैं, लेकिन ये खुद कुछ हमले नहीं रुक रहे, ये ड्रोन हमले नहीं रुक रहे। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर हमला हो गया, उससे पूरी कौम अभी तक सख्ते की कैफियत में है। तो दहशतगर्द अभी भी स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं। तो अगर ये मसला हल नहीं होगा तो हम मुईशत को किस तरह मुस्तहकम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूं। ये इस इशू के ऊपर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये दोनों इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर हमने इकॉनमी को ठीक करना है, मईशत का जो बुरा हाल है आपके सामने, मुझे वो ज़्यादा तफसील देने की शायद ज़रूरत नहीं है, अब कौम को भी पता है, आपको भी पता है। उसी तरह हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसका आपने जिक्र फरमाया, वो भी उसी उतना ही बड़ा चैलेंज है, कोई कम चैलेंज नहीं है। एंड दे आर इंटर रिलेटेड। अगर मिलिटेंसी खत्म नहीं होती तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरी तरह जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का वो रिवाइव नहीं हो सकता। और अगर इकोनॉमी रिवाइव नहीं होती तो मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपने उनको एंगेज करना है। पाकिस्तान में जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग जिनको बेचारी गुर्बत मार गई है, अब वो किसी ना किसी जगह के ऊपर चाहते हैं कि हमें एंगेज किया जाए। बहुत ज़्यादा लोगों को एंगेज कर लिया गया है पिछले कई सालों में। वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, यानी दहशत गर्दी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है, तो हमें इन दोनों चीज़ों को हेड ऑन लेना है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने इलेक्शन से पहले ऐलान कर चुके हैं कि मैं अल्लाह ताला ने अक्सरियत दी भी, उसके बावजूद मैं तमाम जमातों को लेकर चलना चाहूँगा अपने साथ नेशनल एजेंडे के ऊपर। आपको याद है कि जो इकनॉमिक एजेंडा हमने जनवरी 2011 में दिया था, लेकिन बदकिस्मती है उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको वो पाया तकमील तक ना पहुँचा सकी। अब हमारा जो है वो नेशनल एजेंडा की बात हो रही है। मिलिट्री, इकॉनमी, फॉरेन अफेयर, जिसमें ये ड्रोन अटैक और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। तो ये अनकरीब आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ इस हवाले से एक्शन लेंगे। और दूसरा मैं अर्ज़ करूँगा कि आपने देखा कि बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत क्लियर मेजॉरिटी के बावजूद हमने हुकूमत नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? कि हुकूमत बना लेना आसान है, लेकिन वहाँ जो नेशनलिस्ट हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको आगे किया गया है। उनको एक को गवर्नरशिप दी गई है, दूसरी ग्रुप को चीफ मिनिस्टरशिप दी गई है। और उसमें काफ़ी फ्रेंकली हमारी रिजेंटमेंट थी अपनी पार्टी के अंदर कि जी ये भी कभी हुआ है कि आपकी मेजॉरिटी और अब नाम वजह कि हम चाहते हैं हम आपको सपोर्ट करके वो एक ओनरशिप हो और ऐसी चीज़ों को ख़त्म करें। ये बदकिस्मती है कि जो कुछ हुआ है, पर्टिकुलरली हज़रत कायद-ए-आज़म पुरानी एक थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों चैलेंजेस जैसे आपने फरमाया कि बहुत ही इक्वली सीरियस है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। अच्छा, आपने फरमाया कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना है, तो इस हवाले से कराची बड़ा अहम है। हमारी इंफॉर्मेशन यह है कि काफ़ी अरसे से कराची की जो एक बड़ी पार्टी है MQM, उसके साथ आपका राब्ता रहता है। तो आप क्या समझते हैं कि MQM को वापस हुकूमत में लाना आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है? देखें, जो मियाँ साहब की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, और रब्ता तो सब जमातों से रहता है, आपको पता है पीपल्स पार्टी से भी पार्लियामेंट बात होती है। ये एक जो हमने बाइफर्केशन कर लिया ना जी कि एक दूसरे की जो दुश्मनी और 80s 90s की सियासत, उसको दफन होना चाहिए।
और जो मुल्की चैलेंजेस हैं, जिस हालात पे हमारी मईशत जा चुकी है, जिस हालात से मिलिटेंसी जिस तरह अपनी जड़ मजबूत कर चुकी है, इसके लिए तमाम पार्टीज को नेशनल इश्यूज के ऊपर एक होकर, चाहे वो अपोजिशन में बैठे या हुकूमत में बैठे, ये जरूरी नहीं कि उनको हुकूमत में लाया जाए ना। यानी जाहिर है कि पीटीआई तो हुकूमत में नहीं आएगी या पीपीपी नहीं आएगी, तो एमक्यूएम को ले हुए तो क्या फर्क पड़ेगा। जहां भी बैठे हैं बैठ के मिल के, जैसे सीओडी हुआ था, एक नेशनल चार्टर एग्री हो इन इश्यूज के ऊपर, उसको सब पे साइन करें, उसको पब्लिक किया जाए। अब आप देखें कि आपकी कोलिशन गवर्नमेंट उधर बनी है यूके में, दोनों पार्टीज ने पहले एक अपना डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया, उसके ऊपर साइन किया, हर एक को पता है बेंचमार्क्स क्या है। जिधर जरा सी भी इधर उधर होती है दूसरी पार्टी कहती है ये क्या कर रहे हैं, अवाम को भी पता है, बाशऊर लोग हैं, तो ये हमें करना पड़ेगा और उसकी शायद पैरा आपको देना पड़ेगा मीडिया नहीं, पैरा तो हम देंगे, लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि वो माजी में बाबर गौरी साहब के साथ आपकी निहारी डिप्लोमेसी होती थी, तो क्या कोई राब्ता एमक्यूएम से हुआ आपका? सेनेट में बात होती रहती है, यानी मैं समझता हूं कि ये जो है राब्ते, उसमें कोई ना हमारी पार्टी की तरफ पाबंदी है और हम ओपन दिल के साथ हर एक को मिलते हैं और इंशाल्लाह मुल्क के लिए जो जरूरी है हमें मिलकर आगे लेके जाना चाहिए, रिगार्डलेस कि वो आप गवर्नमेंट में आते हैं या अपोजिशन में बैठते हैं। अच्छा, आप मेरे पास सवाल आज बहुत हैं। बिस्मिल्लाह, आप शुरू करें। सबसे अहम सवाल जी, लोग कहते हैं ये इसहाक डार साहब ने हाजियों पर टैक्स लगा दिया है, इसहाक डार साहब ने हज को महंगा कर दिया है, उनसे पूछें। मैं हाजी पर टैक्स लगाने वाला लगता हूँ शक्ल से इसलिए अच्छा मीर साहब, बात यह है कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये हाजियों के ऊपर टैक्स नहीं लगा, नंबर एक। हाँ। ये जो हज ऑपरेटर है उनका एक बिजनेस है और हम खुद ही कहते हैं कि जो भी बिजनेस हो उसकी आमदनी में टैक्स लगना चाहिए, और ये हमारी हुकूमत ने शुरू नहीं किया, ये पिछली हुकूमत ने ऑपरेटर्स के साथ, वो चाहते हैं कि उनकी आसानी हो, बजाय ये कोई बताएं कि ये हमारे अखराजात हुए हैं, ये हमारी इनकम हुई है। हर हाजी का जो 8 लाख का या 6 लाख का पैकेज है उसमें से उनको 30, 40, 50 हज़ार बचते होंगे। तो पिछली हुकूमत के साथ उन्होंने 2000 रुपया इनकम टैक्स मुकर्रर किया था पर कस हाजी। हाजी इज लाइक ए सर्विस, कि एक हाजी के बदले वो 2000 देते थे अपनी इनकम में से, अभी वो 2000 को 3500 किया गया है और उनकी एस्टिमेटेड इनकम कम से कम 30,000 पर हाजी होती है। लेकिन ये जो हज ऑपरेटर्स हैं जी, ये जो अब आप उन पे टैक्स लगाया, ये तो हाजियों की जेब से निकालेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये उनकी अपनी इनकम के ऊपर है। वो आगे 2000 दे रहे थे, पिछले साल में 2000 दिया है पर हाजी, लेकिन उनकी जो अपनी इनकम, वो आपको आसानी चाहते थे ना, वो चाहते थे कि महसूस फिक्स कर दें, ये ना हमसे पूछे कि जी हमारी इनकम कितनी हुई, हमारा खर्चा कितना हुआ। लेकिन हमारे हिसाब से 2000 बहुत कम था, ये 6% के करीब था जो उनकी इनकम है, तो उसको हमने रेज करके करीबन 12% के करीब किया है। अच्छा, तो दूसरा एक बड़ा अहम सवाल कि अभी तो आपने बजट पेश किया है, बजट पर अभी कौमी असम्बली में डिबेट हो रही है, फिर वो सेनेट में भी डिबेट होगी, फिर फाइनेंस बिल मंजूर होगा, फिर आप टैक्स लगाएंगे, लेकिन आपने पहले 13 जून से टैक्स लगा दिया, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि ये क्या किया आपने। अच्छा, बिल्कुल, ये बहरहाल आप देखें कि मेरे ख्याल अवेयरनेस नहीं है, इसलिए शायद आप भी देते रहे हैं हर बजट के अगले दिन से हर चीज़ के ऊपर, ये शायद सुओ मोटो ना होता तो शायद कौम को पता भी ना चलता। ये 1931 का एक एक्ट है जिसको पाकिस्तान जब आज़ादी हुई तो उसको अडॉप्ट किया गया, कई पहले पुराने कवानीन को अडॉप्ट किया गया, फिर 73 के आने के बाद भी उसको चल रहा है। उसका नाम है प्रोविजनल टैक्स कलेक्शन और प्रोविजनल टैक्सेस कलेक्शन एक्ट 1931। उसके सेक्शन 3 में है कि जी आप अगर कोई पार्लियामेंट में बिल पेश करें इनकम के बढ़ाने का, उसमें कस्टम ड्यूटी भी है, सेल टैक्स भी है, उसमें एक्साइज भी है, तो आप प्रोविजनली अगले दिन से, क्योंकि उसको पास होने में टाइम लगता है, ये 2-3 हफ्ते, हर मुल्क में यही होता है, आप अगले दिन से उसको नाफज कर सकते हैं। प्रोविजनल। नंबर 2, इसकी डिक्लेरेशन आपको करनी होगी फाइनेंस बिल में, ताकि अवेयरनेस हो कि आपने दोनों काम हुए। मैंने डिक्लेरेशन मैंने खुद साइन की है, पेज नंबर 65 फाइनेंस बिल के ऊपर मेरी डिक्लेरेशन मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि जो भी चीज़ की इंक्रीज होती है 16 से 17, तो वो अगले दिन दुकानदार ने तो 17% ले लेना है, आम ग्राहक को आपको मुझे वो रिलीफ नहीं मिलनी। अब उस दिन से लेकर 30 जून तक, अगर हम हाइपोथेटिकली 1 जुलाई से लगना चाहिए जो सुओ मोटा हुआ है, तो उस दिन से लेकर 30 जून तक तो दुकानदार अपनी जेब में पैसे डालेंगे, क्योंकि हुकूमत को 16% का हिसाब देना है, 1% कीमत जो बढ़ाई है वो अपनी जेब में डालेंगे। आप 1931 का एक्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, वो एक्ट पाकिस्तान में अडॉप्ट हो, कई कानून है, एक है, दर्जनों कानून है जो आपने अडॉप्ट किए हुए हैं, आज तक चल रहे हैं, आज तक। मेरी अर्ज सुन लें जी। अब आपका चॉइस है कि क्या आप वो 1% दुकानदार के पास छोड़ना चाहते हैं, या कानून को उसको नाफिज करके जो बने इसलिए था उसको आप जेब में आप हुकूमत के खजाने में डालें, बजाय इंडिविजुअल के। गाहक को तो 85 से 95% तक गाहक को तो देना ही देना है अगले दिन, क्योंकि ले लेते हैं। अब तीसरी बात यह है कि पिछले 25 साल से ये पाकिस्तान में 25-30 साल से इसी तरह ही होता है, यानी ये नहीं कि हमने पहली दफा किया है। आप पिछले फाइनेंस बिल उठाएं, आपको मिलेगा, सुबह हम सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे सारी तफसील। चौथा, आज भी यूके में भी यही हो रहा है, जो मदर ऑफ पार्लियामेंट है, आयरलैंड में भी यही हो रहा है,
आपके इंडिया में भी यही हो रहा है, आपके मोज़म्बिक में, मैं आपको दर्जनों कंट्रीज गिनवा सकता हूं। तो ये, और फिर मैंने ऑफर किया क्योंकि सुओ मोटो हुआ तो वही पार्लियामेंटेरियन जो 20-20 साल से उनको कभी ख्याल नहीं आया, जो जाग गए, उन्होंने आपको पता है कि थोड़ा सा सीन क्रिएट किया, जो कि उनका हक है, जमहूरी हक है। मैंने उनको जब ये एक्सप्लेन किया तो सारे हैरान हो गए। मैंने कहा भाई हर साल आप भी कैबिनेट में थे मिस्टर सो एंड सो, 5 साल तो आपने ये इसको पास करके तो खुद लेते रहे, आज जो कि सुओ मोटो तो आपकी आंखें खुल गई हैं। मैंने कहा अगर इसको चेंज करना है तो लेट्स इन्फॉर्म तरीके के साथ चेंज करें। बजट पास होते हैं हमारे साथ बैठे, आप कहें जी कि जो भी है, चाहे दुकानदार की जेब में चला जाए, हुकूमत के खजाने में नहीं आना चाहिए, जो मेजॉरिटी फैसला करें उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा, एक और चीज, हम बड़े खुश हुए थे और हमने आपको बड़ा खराज तहसीन पेश किया था कि आपने सीक्रेट फंड खत्म कर दिए जी, और आपने बजट के पेश होने से एक दिन पहले ही ये जी, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी, लेकिन वो जो आपकी बजट की पिंक बुक्स आई हैं, जी, उस पर तो लिखा हुआ है सीक्रेट फंड। मैं अर्ज करता हूँ, उसमें जो आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, जो उस दिन रात को मेरे डायरेक्शन पे इशू हुआ, उसमें 3 चीजें हैं। उसमें है कि जो पिछले साल रिलीज हो चुके थे फंड, जितने इस्तेमाल नहीं हुए 12 जून की सुबह, वो सारे फ्रीज करके उसको अब ट्रांसफर कर दे, एक। नंबर 2, जो अगले साल का, चूंकि एलोकेशन तो पहले हो चुकी थी, जो अगले साल का उस मद में हमारा हर खर्चे की एक मद होती है जिसको कंप्यूटर का एक अकाउंट नंबर होता है, उस सीक्रेट फंड के मद में जो आप, उनकी डिमांड तो पिछले कई सालों से चल रही है ना, अगर पिछले साल 10 मिलियन लिया है तो इस साल वो 11 मिलियन मांगते हैं। वो जितनी अदारों के 16 मिनिस्ट्रीज और बाकी अदारों के जो वो फंड्स हैं, वो अगले साल में स्टैंड डिलीटेड। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसको डिलीट कर दिया, उस मद को। तीसरा, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान को उसी मेमोरेंडम के जरिए इतला की गई कि क्योंकि उसकी और रिलीज करता है, पैसे हुकूमत देती है, उसको कह दिया गया कि ये दिस हेड ऑफ अकाउंट मास हुआ है इंटेलिजेंस एजेंसीज के, जो कि आईबी और आईएसआई है, उसके अलावा तमाम के जो हैं वो स्टैंड कैंसल्ड अगले साल के लिए फ्रॉम 1 जुलाई, और उनको आप रिलीज नहीं करेंगे। तो एक्शन हैज बीन टेकन। अच्छा, एक बहुत से लोगों ने कहा है कि जी डार साहब से पूछें कि ये कहीं कोई एसआरओ तो नहीं लेके आएंगे, एसआरओ के जरिए मिनी बजट आता है, तो आप कौम को कमिटमेंट देते हैं कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं, कोई एसआरओ नहीं जारी करेंगे? इंशाल्लाह कोई नहीं, इंशाल्लाह कोई नया बजट या इस तरह की चीज उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, आपकी इस वक्त नेशनल असेंबली में बजट डिबेट चल रही है जी, और आप माशाल्लाह काफी टाइम दे रहे हैं, उसको सुन भी रहे हैं, आप जवाब भी दे रहे हैं। जी, मेहरबानी। तो हम ये चाहते हैं कि जो आपके कुलीग्स जो असेंबली में बातें कर रहे हैं, जी, तो वो हम आवाम के साथ शेयर करें और आप उसका भी जवाब दे दें। जी, देखिए जरा कि शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, साबिक वजीर खारजा, वो क्या कह रहे हैं। तो उनका रेवेन्यू टारगेट है 2475 अरब का, वो हकीकत पसंदाना नहीं है। 23% उन्होंने इंक्रीज का जिक्र किया है। पिछले साल पूरा जोर लगाने के बावजूद सिर्फ 6% इजाफा हो सका। तो मुझे वो समझाएं कि वो 23% कैसे कर पाएंगे। गैर हकीकत पसंदाना है, ओवर एम्बिशियस है। मैंने उनसे आज उनका जो तरक्याती रकूम का बजट है उस पर मैंने उनसे कहा कि बताएं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, खजाना खाली है, और फिर तरक्याती रकूम की मद में आपने 39% इजाफा कर दिया है, पैसा कहां है? और फिर आपने 115 अरब रुपया ब्लॉक एलोकेशन में रख दिया है स्पेशल इनिशिएटिव्स के नाम से। ऐवान को एतमाद में नहीं लिया कि 115 अरब खर्च होगा तो कहां खर्च होगा। मैंने उनसे कहा है कि इस बजट में किसान और काश्तकार के लिए कुछ नहीं रखा गया, और आप देखें मजदूर के लिए कोई रिलीफ नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये 115 अरब रुपया स्पेशल इनिशिएटिव्स की मद में आपने रखा है, ऐवान को बताया नहीं। मैं अर्ज करता हूं, एक तो ये है कि जो कोई साहब ने फरमाया 2381 अरब, वो बिल्कुल बजा है कि पिछली हुकूमत ने 2381 अरब बजट में रखा था। ये 2007 का रिवाइज एस्टीमेट दिया है, जो कि सेकंड टाइम रिवाइज हुआ विद इन द ईयर। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जी 375 अरब जो है वो हमारी रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है। इसी तरह जो खर्चे हैं वो करीबन कोई 400 अरब के करीब बढ़े हैं। यही वजह है कि 380 अरब की आमदनी कम, कोई इतने से ज़रा ज़्यादा खर्चे ज़्यादा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए, और उसका असर क्या है कि आपका बजट का खसारा जो है वो 2000 अरब पे पहुंच गया, जो 1200 साढ़े 1200 होना था। समझ गए आप? अच्छा, एक तो ये इनका ये जवाब है। अब ये कह रहे हैं कि भाई आप इतना एम्बिशियस टारगेट क्यों रख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में बिजनेस एज यूजुअल चलना है तो हमारे पास फ्रैंकली फिर इकॉनमी को मजीद बर्बाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें एक इनकलाबी तौर के ऊपर एक अपने ऊपर चैलेंज लेना है, और चैलेंज क्या है
कि हमने जो एक्सपेंडिचर की तरफ बहुत कम स्पेस है, सैलरीज और अलाउंसेज आपके फिक्स हैं, बाकी खर्चों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी करीबन 44% कट कर दिया है, तमाम मिनिस्ट्रीज में 30% मैंडेटरी कट है, ये कुछ 40 अरब की बचत है। आपकी जो फ्यूचर है मीर साहब, वो आपकी रेवेन्यू जनरेशन और रिसोर्स मोबिलाइजेशन में है। अगर हमने आमदनी बढ़ा ली, आमदनी के मुख्तलिफ तरीके हैं बढ़ाने के, उसके लिए नंबर एक हमने कुछ ये जो मुख्तलिफ आप चीज़ें देख रहे हैं, जो लेवीज और ये 1% GST वगैरह, ये मिला के 200 अरब है। ये सही कह रहे हैं कि 275 अरब हमने चोरी और लीकेज को रोक के करना है। ये समझते हैं कि नहीं हो सकता, हम इंशाल्लाह आगे भी करके दिखाया था 98-99 में, इंशाल्लाह दोबारा करके दिखाएंगे। अगर आपने आमदनी ले ली। दूसरा उनका सवाल था PSDB के बारे में, 115 अरब रुपए जी, वो वर्ड्स कर रहा हूँ। हाँ। PSDB के बारे में फरमा रहे हैं, यही तो बात है कि खर्चों को फ्रीज कर दिया। कभी माजी में आप 2 साल कंपेयर करें तो कभी फ्रीज नहीं हुआ, वर्चुअली वही लेवल है लास्ट ईयर का। आमदनी को हमने 470 अरब से बढ़ा रहे हैं और उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? सबसे पहले कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इसे तबाह हो चुका है, उसके लिए हमने 360 अरब पिछले साल था, उसको 180 अरब हमने उस पर ज्यादा एलोकेट किया है और मुख्तलिफ 4 सूबों मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चलेंगे। नंबर 2, 115 अरब की जो बात कर रहे हैं, ये स्पेशल इनिशिएटिव का फर्क क्या है? आपके जो पब्लिक वर्क्स जो प्रोग्राम था नहीं, PWP2, वो तो एक पसंद नापसंद और सवाब दीदी था, आप बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, हम भी करते थे, उसको तो जीरो कर दिए कि जी वो पैसे जो को उस पे जो नॉर्मल कोडल फॉर्मेलिटीज है वो नहीं होती थी। मैं एज वज़ीर आज़म जहां जाकर जो चाहूं कर लूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, वर्चुअली उसका ये मतलब था। उसको जीरो कर दिया, सवाब दीदी जो था। अब यहां जो है आपके नई इनिशिएटिव, आपने दयामर भाषा बनाना है, अच्छा, आपको उसके पैसे चाहिए। आपने अगर मियां साहब ने डिक्लेयर किया काशकर से ग्वादर रोड बनानी, उसकी शुरुआत के पैसे चाहिए। तो ये जाहिर है कि 4 दिन में तो ये सारे प्रोग्राम की फिजिबिलिटी बननी। काशगर से ग्वादर तक रोड उस वक्त बनेगी जब आप बलोचिस्तान में अमन कायम करेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, कई उन्होंने मंसूबे ना, कराची में चाहते हैं मेट्रो बने, तो आपके लिए ये एक ब्लॉक एलोकेशन है, लेकिन ये ब्लॉक एलोकेशन मर्जी से नहीं इस्तेमाल होगी। ये इसकी APCC में भी जाएगी, ये CDW पे भी जाएगी, ये एक्निक भी अप्रूव करेगा, ये NAC में जाएगी, कैबिनेट में भी जाएगी, ये चीजें सारी होंगी ट्रांसपेरेंट तरीके से। अच्छा, आप GST का और रेवेन्यू जनरेशन का जिक्र कर रहे थे, तो इस पे आफ्ताब शेरपाव साहब जो हैं उनकी भी जरा राय सुने। ऐसा वो करते कि टैक्स नेट को ब्रॉडन करते तो ये बेहतर तरीका था, बजाय इसके कि आप इसमें 16 to 17% सेल टैक्स तनख्वाहों में। अभी आफ्टर ऑल प्रेशर आ गया, अभी कहते हैं 10% ये वो, तो पहले से क्यों नहीं सोचा इन्होंने? जी डॉक्टर साहब, सरकारी मुलाजमीन ने 2 दिन हड़ताल की नहीं, और आपने इजाफा कर दिया। नहीं, मीर साहब आपने रिकॉर्ड उठा के देखे, ऐसे ना कहें। आपको पता है कि मैं प्रेशर में आने वाला बंदा नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। सर प्रेशर में तो आप आ गए। नहीं है, मैं अभी बताता हूं क्यों नहीं आया। मेरी बात सुने, सच बात है, और आपका अपनी लाइब्रेरी और रिकॉर्ड उसको कंफर्म करेगा। जी, पहली जो उन्होंने फरमाया टैक्स नेट, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शेरपाल साहब जो कहा, इसी टैक्स नेट को बढ़ा के हमने 202 अरब और 475 का फर्क इकट्ठा करना है इसी टैक्स नेट को। और मेरी तकरीर में था कि मैंने 5 लाख 88 नए हमने इंशाल्लाह उनको टारगेट करना है, 5 लाख 88। कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख, फिर अब 475 लेंगे। दूसरा जो फरमा रहे हैं सैलरीज का, आप प्रेस ब्रीफिंग निकाल ले, मेरी तकरीर पहले उठा ले, उसमें मैंने कहा अगले माली साल से आप मुझे बेहतर समझते हैं, सैलरी क्लास को इजाफा दिया जाएगा। अगला माली साल कब शुरू होता है? 1 जुलाई 2013। अच्छा, एक प्रेस ब्रीफिंग में मैंने ये रिपीट किया, क्लैरिफाई किया 13 जून को सुबह P ब्लॉक में कि जी अगले माली साल से मैंने बताया कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, वो रेगुलेशन विंग की थी। क्या था कि कहीं हम उनको आर्बिट्रेरली कम ना दे दें जितना देना चाहिए ना, इन हालात के बावजूद। एक था कि वो फिजिकल स्पेस सामने रखे, माली पोजीशन पाकिस्तान की 503 अरब, हमने सर को डेट भी क्लियर करना है, ये चीजें भी करनी है। दूसरा वो इन्फ्लेशन इज द मेन आपका जो गाइड है कि जी वो कितनी है, उस हिसाब से कम है उतना दें। उनकी रिपोर्ट मुझे सैटरडे मॉर्निंग मिली, अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो मेरे पास है, रिटर्न रिपोर्ट अभी भी है, अगर कॉपी लेनी है आपने तो आप लिया करते हैं। उन्होंने कहा जी 7.5% बढ़ाएं और उसका 1% का हमें 2.2 अरब पड़ता है, तो रफली 16.5 बिलियन उन्होंने कहा जी बढ़ाएं। लेकिन हमने चूंकि पेंशनर्स को भी 10% दिया है, हमने जो मिनिमम पेंशन 3,000 को 5,000 किया। मैंने देखा KPK ने भी वही किया, दूसरे सूबे भी फॉलो कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन 3,000 आजकल क्या है, उसका हमने इंक्रीज किया करीबन 70%। तो ये जो है ये करीबन 7 अरब के पेंशनर्स के लिए है और करीबन 23 अरब जो है वो सैलरीज के लिए दिए हमने। कोई इनके प्रेशर में नहीं आए, इस कमेटी के पास 2-3 दिन और थे, लेकिन मैंने जब देखा कि पोलिटिसाइज करके ड्रामा किया जा रहा है और हमें उनको ये बताया कि नहीं मिल रहा,
हालांकि मैं 2 दफा स्पीच में भी, बजट में भी और प्रेस में कह चुका था कि हमारी हुकूमत इसको अगले माली साल से पक्का इजाफा देगी, विच मीन 1 जुलाई 2013। वो मैंने बाइंडिंग ऑफ स्पीच में करना था। जिन्होंने वो सियासी अपना किया, फिर हमें भी फौरी तौर के ऊपर उसको रिपोर्ट जब मिली तो हमने फौरी कर दिया, बल्कि 2 दिन बाद होता। इसका अमल दरामद तो 1 जुलाई से होना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास बड़े ही आज अहम सवालात हैं और बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं, लेकिन इसमें दरमियान में एक वक्फा भी आता है जो शायद आपको नागवार गुजरे, लेकिन वक्फा बड़ा जरूरी है। और वक्फे के बाद एक बहुत ही अहम और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है, उस पर डॉक्टर साहब से बात करें।